फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? कैसी हो रही है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी, मुझे बताना कमेंट करके। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूनिट सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस फॉर डेवलपिंग स्टूडेंट्स कंसेप्ट ऑफ ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग एंड हैंड राइटिंग। आपने बताना है कि बच्चों के कंसेप्ट को हम कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, किस किस के, ग्रामर के, पंक्चुएशंस के एंड स्पेलिंग के एंड देन हैंड राइटिंग के। ये आपने बताना है किस तरह से बच्चों के जो कंसेप्ट हैं उनको क्लियर किया जा सकता है इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस के जरिए। तो ये रहती है हमारी इंस्ट्रक्शन अप्रोचेस, ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग एंड हैंड राइटिंग। इन सब से जो है बच्चों के अप्रोचेस को जो है स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो पहले आ जाएगा इंट्रोडक्शन। ये रहेगा आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन। प्रभावपूर्ण अध्ययन क्या है? इसका ज्ञान कुछ वर्षों में बढ़ा है। ये इसका ज्ञान जो है कुछ वर्षों से बढ़ा है। अध्ययन शिक्षण को उचित बनाने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो बच्चों को चीज़ें सिखाने के लिए अब नई नई टीचिंग मेथड्स को अपनाया जा रहा है। संक्रिय अधिगम अनुदेशनात्मक पद्धति बहुत सी क्रियाओं को शामिल करती है, जिसका लक्ष्य विद्यार्थी को अधिगम से सक्रिय रूप से जोड़ना है। बच्चों को बताना है कि किस तरह से जो है वो अपने टीचिंग को आप इजी वे में समझ सकते हैं। ये सब किसने करना है? टीचर्स ने करना है। प्रभावशाली अनुदेशन के सिद्धांत क्या रहते हैं? प्रभावशाली अनुदेशन अधिगम अनुभव की सफलता से जुड़ा होता है। ये किससे जुड़ा होता है? अधिगम से जुड़ा होता है, अनुभव से जुड़ा होता है। जो अप्रोचेस है हमारी, ये सब जो है बच्चों के अनुभव से जुड़ी होती हैं। प्रभावशाली अनुदेशन पाठ्यक्रम को अहम हिस्सों से जोड़ता है। पाठ्यक्रम को जो है वो जरूरी चीज़ों से जोड़ता है। ये उत्पादक व गतिशील होता है। यह कला और विज्ञान दोनों का मिश्रण है। यह चयनात्मक होता है। तो ये थे इसके सिद्धांत। आपने सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आएगा कि बताना है आपने अप्रोचेस क्या क्या है। हो सकता है ये आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन आए या फिर 2 मार्क्स का भी आएगा। तो 2 मार्क्स का आएगा तो आपको सिर्फ ये पूछेंगे कि ग्रामर क्या है, ग्रामर को एक्सप्लेन करो, या पंक्चुएशंस क्या है, स्पेलिंग्स के बारे में पूछ सकते हैं, हैंड राइटिंग के। अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है तो आपने 16 मार्क्स के क्वेश्चन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है कि इंस्ट्रक्शन अप्रोचेस क्या है, जिसके जरिए जो है बच्चों के कंसेप्ट को क्लियर किया जा सकता है, वो है आपकी इंस्ट्रक्शन अप्रोचेस। तो पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद आपने इसके सिद्धांत को लिख देना है। देन आपके आ जाते हैं फर्स्ट आया आपका कंसेप्ट ऑफ ग्रामर। ग्रामर के बारे में बताना है कि किस तरह से बच्चे के कंसेप्ट को क्लियर किया जा सकता है, किसके जरिए? एक ग्रामर के जरिए। भारत में व्याकरण के अध्ययन की अति प्राचीन परंपरा है। व्याकरण को क्या कहा जाता है? ग्रामर कहा जाता है हिंदी में। प्राचीन भारत में भाषा अध्ययन की दृष्टि से व्याकरण स्वतः एक स्वतंत्र शास्त्र बन गया और उसका पृथक अध्ययन होने लगा। तो व्याकरण जो है वो इंग्लिश में बहुत ही ज़रूरी रहता है। इंग्लिश में ज़रूरी रहने के साथ साथ हिंदी में भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो उसमें आपको ग्रामर आना चाहिए। इंग्लिश बोलने के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लिखने के लिए जो है वो ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अगर आपने कोई वाक्य बोलना है या फिर लिखना है तो आपको पता होना चाहिए कि उसको सही तरीके से कैसे बोलना है। जैसे मैं कहीं जा रही हूँ तो मैंने बोला मैं वहाँ जा रही हूँ, ये आपका उचित वाक्य है। आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते उधर मैं जा रही हूँ, ये अनुचित है। तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि किस तरह से ग्रामर का यूज़ किया जाता है हिंदी में भी और इंग्लिश में। तो ये सब आपने बच्चों को बताना है। कंसेप्ट ऑफ ग्रामर ये बच्चों को बताना है, क्लियर होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन लिख दोगे आप। इसके बाद डॉक्टर हरदेव बाहरी ने कहा है व्याकरण वह शास्त्र है जो शब्दों के रूपों और प्रयोगों का निरूपण करता है। किसका करता है? शब्दों के रूपों और प्रयोगों का निरूपण करता है। देन आपकी सेकंड डेफिनेशन आती है लेनॉर्ड होमफील्ड के अनुसार भाषा के रूप की सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था ही व्याकरण है। तो व्याकरण का यूज़ ही वहाँ पे होता है जहाँ पे शुद्धता होती है ना। शुद्ध वाक्य लिखने के लिए व्याकरण का नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक बन जाता है।
देन आपका नेक्स्ट डेफिनेशन आती है डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर जी के अनुसार किसी भाषा को बोलने और लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति का नाम ही व्याकरण है। तो मैंने आपको बताया कि नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से वाक्य को बोलना है, लिखना है। ये सब ज्ञान बच्चों को टीचर के द्वारा दिया जाता है, और अगर टीचर को भी इसका नॉलेज होगा तभी वो स्टूडेंट्स को बता पाएगा। तो ये सब कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे मैंने कॉमास नहीं लगाया है, यहाँ पे उसको ऐड कर लेना। अगर आपने डेफिनेशंस लिखनी है तो इनको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, नहीं तो मत लिखना। अगर आपको लर्न है अच्छे से तभी आप लिखना इनको। और वैसे भी ये डेफिनेशन बहुत ही इजी मैंने लिखी हुई है, आप इनको आसानी से लर्न कर पाओगे, तभी आपका 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो है वो लेंथी बन जाएगा। ओके, देन आप क्या जाते हैं, इसके उद्देश्य क्या रहते हैं। ग्रामर के उद्देश्य भी लिख सकते हैं आप, इसके मेरिट्स डीमेरिट्स भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको और ऐड करना है, 16 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है तो इसमें मेरिट्स डीमेरिट्स सब कुछ आप ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, उद्देश्य क्या रहते हैं, शुद्ध रूप पहचानना। इससे ग्रामर से अगर हमें बच्चों को ग्रामर का नॉलेज होगा तो उसे पता चल जाएगा कि शुद्ध वाक्य कौन है और अशुद्ध वाक्य कौन है। उच्चारण जानना, उच्चारण का भी ज्ञान हो जाएगा। जब बार बार रीडिंग करेगा तो बच्चों को ग्रामर की समझ होगी और उच्चारण की भी समझ हो जाएगी। अनुशासन यानी कि जो आप उनका एक सिलेबस होता है, और सिलेबस होता है जैसे ग्रामर में आई एम हेयर, तो उसको पता है कि किस तरह से बोलना है, दैट इज अनुशासन। उसके बाद आता है आलोचनात्मक क्षमता का विकास। आलोचनात्मक क्षमता का विकास, तो बच्चों में जो है वो आलोचनात्मक क्षमता का भी विकास हो जाता है। नियमों को सिखाना, बच्चों को नियमों को भी सिखाया जाता है ग्रामर के थ्रू। वाक्य इसमें क्या क्या नियम रहते हैं, वाक्य रचना, पद रचना, विराम चिन्ह, किस तरह से इनका प्रयोग करना है, ये सब जो है बच्चों को ग्रामर के जरिए ही बताया जाता है। देन आपका आता है ध्वनियों का ज्ञान। बच्चों को ध्वनियों का ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है कि किस वाक्य को किस तरह से प्रोनाउंस करना है। मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि कौन सी रिदम होनी चाहिए, क्या किस तरह से उसको बोलना है, वे ऑफ टॉकिंग, प्रोनाउंसिएशन, हर चीज़ का बच्चों को नॉलेज जो है वो आपने देना है। गुण और दोष की परख, बच्चों को लग जाता है पता कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध और अशुद्धता का ज्ञान हो जाता है। तो ये थे ग्रामर का और टॉपिक। अगर इसको आपने और लेंथी बनाना है तो इसमें आप मेरिट्स भी लिख दोगे और डीमेरिट्स भी लिख दोगे। मेरिट्स क्या आ जाएगी, ग्रामर से क्या होता है बच्चों का स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी, लिखने का ज्ञान बढ़ेगा, उसकी समझ बढ़ेगी। डीमेरिट्स क्या होगी, ये सब आप जो है इसमें ऐड कर सकते हो। ओके, देन आपका सेकंड अप्रोचेस आ जाती हैं। पंचुएशन, जिसको कि हिंदी में कहा जाता है विराम चिन्ह। जिस तरह ग्रामर जरूरी होता है किसी भी लैंग्वेज में, अगर आपने लिखना है या फिर कोई अपना रखना है, बोलने अपनी बात को रखना है, तो उसमें जो है वो ग्रामर के साथ साथ विराम चिन्ह भी बहुत ज़रूरी रहता है। उसे ही हमें वाक्य का ज्ञान होता है कि किस लिहाजे में वो बोल रहा है, लिख रहा है अपनी बात को। तो ये विराम चिन्ह भी इसमें बहुत ज़रूरी रहता है। विराम चिन्ह वाक्य के अर्थ एवं भाव अभिव्यक्ति में सहायता करते हैं तथा ये प्रमुख साधन भी है। वाक्य के स्वरूप का बोध भी इन्हीं चिन्हों से होता है। देन आपका आता है शब्दों तथा वाक्यों का परस्पर संबंध बताने वाले तथा किसी बात की भिन्न भिन्न भागों में बांटने और रुकने के लिए लेखन में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह, जैसे कि मैंने यहाँ पे विराम चिन्ह लगाया है, अगर ये नहीं लगाया होता तो आपको क्या पता चलना था कि ये वाक्य यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो गया है ना। क्वेश्चन मार्क भी लगाना जरूरी है, तभी पता चलेगा कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसी तरह जिस तरह ग्रामर का नॉलेज होना जरूरी है बच्चों को, वैसे ही पंचुएशन का नॉलेज होना भी बहुत ही ज़रूरी है। इसमें भी आप कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो। इसके बाद आता है इसकी इम्पोर्टेंस।
क्या इम्पोर्टेंस रहती है पंचुएशन की। वाक्यों में अर्थ की स्पष्टता विराम चिन्हों से ही होती है। अगर हमें जानना है कि किस बात को किस तरह से बोला गया है, इसमें क्या पूछा गया है, तो ये कैसे पता चलेगा, ये हमें विराम चिन्ह से ही पता चलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे विराम चिन्ह नहीं लगाया है, ये लाइन ख़त्म हो गई है, तो आपको क्या पता इसमें आप यहाँ पे ही ऐड कर दो, तो उसी तरह जो है वो ज़रूरी है। देन उसके बाद आता है विराम चिन्ह वाक्य के अर्थ एवं भाव को स्पष्ट बनाता है। जो विराम चिन्ह है वो वाक्यों के अर्थ को और भाव को स्पष्ट बनाता है, यानी कि पता लग जाता है कि किस वाक्य में क्या बोला जा रहा है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पढ़ने या बोलने में वाणी में उतार चढ़ाव लाते हैं। अगर विराम चिन्ह होंगे तो आपको पता है कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर नहीं वो रुकना है। तो ये क्या है, पढ़ने और बोलने में वाणी में उतार चढ़ाव जो है वो लाते हैं। मिश्रित वाक्यों के अर्थ को सरलतापूर्वक समझ सकते हैं। इससे जो वाक्य जो है इकट्ठे लिख दिए जाते हैं, इकट्ठे बोल दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर हम विराम चिन्हों का यूज़ कर लेते हैं तो पता लग जाता है कि कैसे और क्या बोला जा रहा है। देन आपका आता है भाव अभिव्यक्ति में सहायता मिलती है। इससे भाव की भी पहचान हो जाती है कि बोलने वाले का भाव क्या रहता है और क्या नहीं। इसके प्रयोग से वाक्य का उद्देश्य या आशय भी प्रकट होने लगता है हमें कि क्या इसका आशय है। अब हम देखेंगे कि विराम चिन्ह क्या क्या होते हैं। विराम चिन्ह आगे जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम और प्रश्न सूचक, इसके अलावा भी विराम चिन्ह होते हैं। आप इनको जो है वो इसमें ऐड कर सकते हो। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कंसेप्ट, ये क्वेश्चन था हमारा, ब्लर होगी वीडियो। ये क्वेश्चन था हमारा सेकंड यूनिट का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया, फिर उसके सिद्धांत को देखा। देन इसमें सबसे पहला पॉइंट आ गया ग्रामर का। ठीक है, आई होप आपको हेल्प हुई होगी आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके जो नेक्स्ट पॉइंट बच जाते हैं हमारे स्पेलिंग एंड हैंड राइटिंग, उसको जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।